हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पल्स आईटी जेई। माई सेल्फ आर.एस. सर, और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम। जो भी बच्चे अभी तक केमिकल इक्विलिब्रियम के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो बच्चे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, मैं वहां पर केमिकल इक्विलिब्रियम का प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, जिससे वहां पर आप क्लिक करके केमिकल इक्विलिब्रियम के सारे वीडियो को आप अच्छे से देख लो। वहां पर मैंने आप लोगों को इक्विलिब्रियम का सारे कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर किया है, इसलिए उस वीडियो को आप जरूर देखें, उसके बाद आप केमिकल इक्विलिब्रियम को देखो। तो इस वीडियो लेक्चर नंबर 1 में मैं आप लोगों को क्या क्या कवर करने वाला हूं, तो यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में देखेंगे। सेकंड हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट के स्ट्रेंथ के बेसिस पर देखें तो हम लोग स्ट्रेंथ के बेसिस पर देखेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। और थर्ड हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी रिएक्शंस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, तो वो भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 3 पॉइंट को कवर करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो बताओ आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, कहां पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर इक्विलिब्रियम जब एग्जिस्ट करता है ना, तो आयंस ब्रेक किए और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मान लो मैं एक इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं, वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं, ठीक है ना। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर तुम लोगे, मान लो मेरे पास क्या है AB, मेरा पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्टार्टिंग में अगर कुछ मोल्स अगर तुम लोगे तो पूरा क्या होगा, पूरे मोल्स किसका होगा, AB का होगा, जो कि अनआयोनाइज्ड है, ठीक है। उसके बाद जैसे तुम इसको तोड़ोगे, इसको अगर मान लो मैं इसको एक्वस में डाल दिया है ना, तो क्या होगा, डिसोसिएट करेगा। अगर वीक है तो कंप्लीटली तो डिसोसिएट नहीं करेगा, तो कुछ मोल्स क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा। तो क्या होगा, ये A+ और क्या होगा B- में क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। तो A+ और B- में ब्रेक करेगा, तो स्टार्टिंग में A+ और B- जो आयंस है इनका अमाउंट बहुत ही कम होगा। उसके बाद रिएक्शंस होगा। तो जैसे ये डिसोसिएट करेगा, रिएक्शंस आगे प्रोसीड करेगा, तो A और B का अमाउंट बहुत ज़्यादा इनहेंस कर जाता है, जिसकी वजह से ये आपस में फिर से रिएक्ट करने लगते हैं और रिएक्शन फिर होगा, फिर A+ और B- आपस में कंबाइन करने लगते हैं। कंबाइन करने के बाद फिर कहाँ जाते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो AB जब डिसोसिएट कर रहा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रहा है, क्योंकि A+ और B- में टूट रहा है, और A+ और B- आपस में फिर रिकंबाइन करके कहाँ जा रहा है, फिर अनआयोनाइज्ड AB का फॉर्मेशन कर रहा है, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, तो हो गया मेरा बैकवर्ड रिएक्शन। तो उस केस में यहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम का एग्जिस्ट कर जाएगा, मतलब द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। तो जितना से ये डिसोसिएट कर रहा है उतने से ये कंबाइन करके फिर से बना भी दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि AB का अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया है और A+ और B- आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया है। तो उस केस में मैं ये बोल सकता हूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो कि इस डायरेक्शन में हो रहा है इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस, है ना। तो उस केस में जब आपका सेम हो जाएगा दोनों का रेट, मतलब ये टूटने का फिर ये कंबाइन करके अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करने का, दोनों का रेट अगर सेम हो जाता है तो वहां पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाता है। तो ये इक्विलिब्रियम किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है बताओ तो ये मेरे पास क्या है, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स है आपके पास, है ना। और ये क्या है आपका, ये आपका आयोनाइज्ड आयंस है, आयंस के बीच में जो कि टूटा हुआ है। इनके और आयंस और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या करता है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो उसको हम बोलते हैं क्या, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो देखो यहां पर डिफिनेशन बोल दिया है कि आयनिक इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में, एंड द आयंस जो आपका डिसोसिएट हुआ है इन द सॉल्यूशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड द आयोनिक इक्विलिब्रियम। बोलो यह बात क्लियर है। अगर ये बात आपको क्लियर है तो फटाफट आज वीडियो को लाइक जरूर कर दे, ठीक है ना, क्लियर। अब बात थोड़ा करते हैं कि जब ये आयंस में टूट रहा है, ठीक है, तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट है जो आयन से ब्रेक नहीं कर रहा है और कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट है जो आयन से ब्रेक कर जा रहा है। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पर क्या एक कंटेनर रखा है और इस कंटेनर में मैंने यहाँ रखा है शुगर सॉल्यूशन रख दिया है, वाटर के साथ मैंने शुगर डाल दिया है, ठीक है। तो जैसे मैंने शुगर सॉल्यूशन डाला तो शुगर सॉल्यूशन डालने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास किया, तो देखा बल्ब ग्लो ही नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा मैं एग्जांपल क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ सॉलिड क्या लिया, सॉलिड NaCl लिया, सॉलिड NaCl लिया क्रिस्टल का, और मैंने क्या किया, मैंने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया, तब भी देखा मैंने बल्ब ग्लो ही नहीं किया।
है ना। और तीसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl मैंने लिया, सॉल्ट लिया, और उसमें मैंने जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो देखा बल्ब ग्लो कर गया। तो मतलब क्या हो रहा है, ये बल्ब ग्लो कर रहा है, इसमें ग्लो नहीं हो रहा है, इसमें ग्लो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीजन है? इसका रीजन क्या है कि आयंस का फ्री होना। मतलब यहां पर तुम देख रहे हो, यहां पर ग्लूकोज क्या है, डिसोसिएट तो होता नहीं है, तो उसके आयंस तो फ्री नहीं है। जब आयंस ही फ्री नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए आयंस का फ्री होना काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए करंट को एक जगह से दूसरी जगह वो क्या करता है, वहां से लेके जाता है। तो इसलिए अभी मैं आपको मैकेनिज्म भी दिखाऊंगा कि करंट को कैसे लेके जाता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब शुगर सॉल्यूशन है, यहां पर आप NaCl का देख लो, सॉलिड NaCl सॉलिड क्रिस्टल है, Na+ और Cl- आपस में कंबाइन है आयनिक फॉर्म में, है ना। तो इनके आयन से फ्री नहीं है सॉलिड क्रिस्टल में, तो इसीलिए जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहा हूं तो क्या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करने दे रहा, राइट। तो ये मेरा क्या एक तरह से नॉन इलेक्ट्रोलाइट के जैसा हो रहा है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो रहा है, ये भी आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है। और ये अगर तुम देखोगे ये NaCl, इनके आयंस फ्री है Na+ और Cl- में, इसलिए क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए वो सॉल्यूशंस का आयंस क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिससे आपको पता चल रहा है कि आयंस टूटा कि नहीं टूटा। इसमें आयंस ब्रेक हुआ, इसमें आयंस ब्रेक नहीं हुआ, इसमें भी आयंस ब्रेक नहीं हुआ। अनआयनाइज्ड फॉर्म में आयंस ही नहीं है तो फ्री कहां से होंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं हम ये बात बोल सकते हैं कि यहां पर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा कि नहीं होगा, वो आप चेक कर सकते हो कि मेरे पास आयंस प्रेजेंट है कि नहीं उस सॉल्यूशन में, राइट। तो इसमें हम लोग यहां पर अब देखने वाले हैं माइकल फैराडे ने क्या किया। माइकल फैराडे ने क्लासिफाई किया क्या, इलेक्ट्रोलाइट या किसी सब्सटेंस को, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को डिफाइन किया कि वो आयन में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, राइट। तो उन्होंने सब्सटेंस को डिफाइन किया 2 कैटेगरी में। पहला अगर बात करें अकॉर्डिंग टू उसके कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पर, तो आप देखो माइकल फैराडे ने क्या किया, आपने माइकल फैराडे सब्सटेंस को उनके कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, डिफाइन किया। तो उन्होंने बात बताया कि सब्सटेंस जो होता है ना वो 2 टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी के बेसिस पर। तो पहला जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और दूसरा क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब आपको पता चला कंडक्टिविटी के बेसिस पर अगर देख रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट तो वो होगा जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, गुड, सही बोल रहे हो। तो द सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में ध्यान रखना है कि जो एक ऐसा सब्सटेंस जो उसका एक्वस सॉल्यूशन या उसके मोल्टेन स्टेट में अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर ले तो ऐसे सिस्टम, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, क्लियर। और दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं कि द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या कर सकता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है, इन देयर एक्वस सॉल्यूशन या उसके मोल्टेन स्टेट में इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइट। तो अब एक बात बताओ, अभी हमको पता चला, पीछे मैंने आप लोग दिखाया कुछ एग्जांपल, शुगर सॉल्यूशन मैंने लिया था, सॉलिड NaCl लिया था, फिर मैं एक्वस NaCl लिया था। तो उनमें से 2 था ना, पहला एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल जो था ना, जो मेरा सॉलिड NaCl था और साथ ही साथ शुगर सॉल्यूशन था, वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं कर रहा है, बल्ब ग्लो ही नहीं कर रहा था। मगर यहां पर मैं देख रहा हूं कि एक इलेक्ट्रोलाइट क्या था, वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइट। वो क्या कर रहा है, वो आयंस फ्री हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तो मैंने उसको नाम दे दिया इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है, बोलो कोई बात, प्रॉब्लम नहीं, चलो ना। तो सब्सटेंस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा क्या है मेरे पास, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो माइकल फैराडे ने किसी सब्सटेंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू उनके कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहां पर ये चीज आपको बताया। अब हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ डज द सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे करता है, राइट। तो पहले हम लोग यहाँ पर एक कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में मैंने वाटर को फिल रखा है और इसमें 2 इलेक्ट्रोड को डिप किया है और इस 2 इलेक्ट्रोड को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है ना, बैटरी से मैंने कनेक्ट किया है। बैटरी का पॉजिटिव एंड है, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव एंड है। अब देखो पॉजिटिव एंड को मैंने इलेक्ट्रोड को जोड़ा है तो कैसा होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड को मैंने कनेक्ट किया, क्या होगा, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो फिजिक्स में आपने पढ़ा है क्या, मान लो मैंने एक बैटरी को कनेक्ट किया एक सर्किट से और यहां पर मैंने एक रेजिस्टर लगा रखा और यहां पर ओपन सर्किट है, तो बताओ करंट आएगा यहां से पास होकर रेजिस्टेंस होकर जाएगा, यहां से पास करके जाएगा, ओपन सर्किट है ना। तो जब भी ओपन सर्किट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, कंडक्ट मतलब क्या, पास करेगा, नहीं करेगा ना। अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो क्या बोलोगे, यहां से करंट पास करके चला जाएगा। तो एक बात बताओ, मैंने तो यहां पर सॉल्यूशन रखा है ना, और इस सॉल्यूशन को अगर मैं देखूंगा अच्छा से और ये इलेक्ट्रोड मैंने डीप किया, तो एक बात बताओ, मैंने इसको तो जोड़ दिया चलो, मगर यहां तो ओपन है ना, यहां इस इलेक्ट्रोड को इस इलेक्ट्रोड मैंने कनेक्ट किया है, नहीं किया है, तो इसको कनेक्ट कौन करेगा, सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन क्या करेगा, इसको कनेक्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो यहाँ से यहाँ करंट पास करेगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन नहीं करेगा तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। तो यहाँ पर कौन डिफाइन करने वाला है कि कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो है आपका सब्सटेंस। अब सब्सटेंस में मैंने क्या रखा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। अब इलेक्ट्रोलाइट कैसा है आपका, ए बी है मान लो। अब ए बी आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है मुझे नहीं पता, चलो रहने दो। पहले इसको क्या करते हैं, ये डिसोसिएट करेगा, ये टूटेगा मान लो ए प्लस में और बी माइनस में डिसोसिएट करेगा। ये इलेक्ट्रोलाइट है, एक्वस सॉल्यूशन मैंने ले लिया। अब ए प्लस और बी माइनस आयंस आपको मिल गया, तो चलो मैं यहाँ लिखता हूँ बी माइनस आयन और यहाँ पर क्या है ए प्लस आयन मिल गया। अब जैसे ये डिसोसिएट करेगा ये किधर फ्लो करेगा, टुवर्ड्स द, जैसा उसका नेचर है। अगर पॉजिटिव नेचर का है तो वो क्या करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अब बताओ ये इधर अट्रैक्ट हो रहा ना, तो पॉजिटिव जिस इलेक्ट्रोड से अट्रैक्ट करे वो है कटायन। ये क्या है आपका कटायन है ना, ये आपका क्या है, देखो ये आपका क्या है कटायन है और ये क्या है एनायन है, राइट। तो कटायन जिस इलेक्ट्रोड पर आता है उसको हम बोलते हैं कैथोड, इसको हम बोल देंगे कैथोड। और एनायन जिस इलेक्ट्रोड पर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड, राइट। तो एनोड कैसा है, यहां पर पॉजिटिव नेचर का है और यहां तो कैथोड कैसा है, नेगेटिव नेचर का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। यहां तो क्लियर है। अब देखो रिएक्शंस क्या होगा, एकदम ध्यान से देखना रिएक्शंस क्या होने वाला है। देखो यहां पर रिएक्शंस क्या होगा कि ए प्लस क्या करेगा, ये डिपॉजिट होगा किधर, टुवर्ड्स द कैथोड की तरफ, और बी माइनस क्या होगा, किधर अट्रैक्ट होगा, टुवर्ड्स द एनोड की तरफ। अब देखो रिएक्शंस क्या होगा। अब बताओ, तुम ही बताओ, ये एक बात बताओ कि करंट कहां से कहां फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो मान लो यहां हाई पोटेंशियल है, यहां करंट पास कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में करंट पास करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रेवल करता है, आपको पता ही है ना। तो यहां पर करंट अगर इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, इधर आएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, बैटरी से निकल के आएगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन आके रुका रहेगा, ठीक है। अब A प्लस क्या कर रहा है, A प्लस देखो मैं इसका रिएक्शंस यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं रिएक्शंस एट कैथोड। कैथोड पर क्या रिएक्शंस हो रहा है, कैथोड पर क्या रिएक्शंस होगा, तो कैथोड पर क्या रिएक्शंस होगा, ध्यान से देखोगे क्या हो रहा है कि A प्लस जो है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन को ना एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रोड क्या करेगा, ये कटायन तो देख रहे हो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा क्योंकि A प्लस है, इलेक्ट्रॉन की कमी है कटायन। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये बन जाएगा सीधा न्यूट्रल स्पेसिस A, और ये आके डिपॉजिट कर जाएगा कहां पर, मेरे पास कैथोड पर डिपॉजिट कर जाएगा A। ये A डिपॉजिट कर गया, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, A आपका डिपॉजिट कर गया। ये डिपॉजिट जो है ना एक एटम का नहीं होता, बहुत सारे एटम्स होते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे A आएगा, डिपॉजिट करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, डिपॉजिट करेगा, तो बहुत सारे A प्लस आएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को चुराएगा और कहाँ डिपॉजिट होगा, वो डिपॉजिट होगा आपका कहाँ पर, कैथोड पर, ठीक है। तो A प्लस क्या किया है, जैसे इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट किया वो A में कन्वर्ट हो गया, है ना, और जाके डिपॉजिट हो गया कहाँ पर, इलेक्ट्रोड के कैथोड पर, ठीक है। अच्छा B माइनस क्या हो रहा है बताओ, तो B माइनस तो रिएक्शंस एट एनोड, तो रिएक्शन एट एनोड एकदम अच्छे से समझो, एकदम आराम से, कहीं जाना नहीं है, ठीक है ना। अब एनोड पर क्या रिएक्शंस हो रहा है, अब बताओ बी माइनस का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऑलरेडी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है बी माइनस का, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, माइनस करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा बी में। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ से, इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ से क्या करेगा, फिर ये क्या करेगा, ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो बी माइनस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा सर्किट में, और ए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा। तो ये कौन हेल्प कर रहा है, बी माइनस और ए प्लस। अब बताओ ए प्लस और बी माइनस अगर आयंस होता ही नहीं तो ये क्या इलेक्ट्रॉन को लेता, नहीं लेता। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और ये दे रहा है, तो कब हो रहा है, वो आकर डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब यहाँ पर मोबाइल हो रहा है, यहाँ पर मूव कर रहा है। तो इसकी मोबिलिटी भी डिपेंड करता है कि अगर आयंस कम मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन को नहीं ले पाएगा या दे पाएगा। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन दूर से थोड़ी ना देगा, सामने जाएगा, जाने के बाद देगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर, अभी क्या डिपॉजिट कर जाएगा मेरे पास, कहाँ पर, एनोड पर कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं बी माइनस जा रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ए प्लस जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो कहीं ना कहीं हम सॉल्यूशंस के आयंस को देखेंगे, अगर आयंस फ्री नहीं होगा, ये आयंस अगर A प्लस बी माइनस, जैसे मान लो मैं ये बोल रहा हूं A प्लस और बी माइनस आपस में अट्रैक्ट करके बैठा हुआ है, फ्री नहीं है,
तो कोई A प्लस जाएगा, B माइनस जाएगा, नहीं जाने वाला। तो आयंस फ्री होना जरूरी है। तो ये सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट डिफाइन करता है कि उसके आयंस फ्री है कि नहीं। अब आयंस फ्री नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं होगा तो करंट पास करेगा ही नहीं करेगा। तो ध्यान रखना है कि यहां पर हमने ये बताया कि कैसे सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बहुत सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, मैं अभी इस यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बस आप तो मैं ये दिखा रहा हूं आपको कि कैसे कटायन या इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है और दे रहा है और एक सॉल्यूशन डिफाइन कर रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो आपने ये बात समझा कि हाउ टू डिफाइन, या बोला हाउ डज द सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या मैं ये बोल सकता हूं यहां पर कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए उसके आयंस क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। तो इसलिए मैंने पीछे में आपको दिखाया था, यहां पर देखोगे अच्छा यहाँ पर कि मेरे पास ये बताया था आप लोग को, देखो ये क्या था, NaCl। तो Na प्लस और Cl माइनस आयन में एक्वस में क्या होता है, पानी में टूट जाता है NaCl, मगर यहाँ पर सुगर आपका टूटता ही नहीं है आयंस, तो आयंस फ्री नहीं होता है। जब सुगर का आयंस फ्री नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे करेगा या कंडक्ट कैसे करेगा, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान रखना है NaCl सॉल्ट। NaCl कैसा, सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में तो पकड़ के रखे हुआ है, तो आयंस फ्री नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करेगा। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करे उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो मेरा शुगर सॉल्यूशन इज द नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सॉलिड NaCl इज द नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं। बट ध्यान रखना है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड द मोल्टेन स्टेट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और कैसे कंडक्ट कर रहा है मैंने आपको यहां पर अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो रिएक्शंस एनोड एंड कैथोड पर कैसा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट कर रहा है, A to Z मैंने आपको यहां पर अच्छे से समझाया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं। माइकल फैराडे ने ये भी बताया कि आप इलेक्ट्रोलाइट को डिवाइड किया है ना। माइकल फैराडे ने क्या किया, अब इलेक्ट्रोलाइट को भी डिवाइड किया कि कितने टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू 2 कैटेगरी। अब बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसेप्ट कहां से आया, तुम ही बताओ। मैंने स्टार्टिंग में AB इलेक्ट्रोलाइट लिया, ठीक है। अब AB कैसा है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग का ये मतलब होता है ये पूरा आयंस में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। अब बताओ, अगर B माइनस आयन A प्लस आयन जो तुम देख रहे हो अगर एक्सेस में होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा भी और लेगा भी बहुत ज्यादा में, तो करंट भी क्या होगा, ज्यादा पास करेगा, राइट। तो अगर मान लो A प्लस अगर ज्यादा अमाउंट में होगा, अगर A प्लस आपका ज्यादा अमाउंट में होगा तो तुम ही बताओ कि क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जल्दी ले लेगा। और B माइनस अगर ज्यादा अमाउंट में होगा तो क्या होगा, ये आपको इलेक्ट्रॉन देगा भी, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी से कंज्यूम होगा, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन ले रहा है दे रहा है, ले रहा है दे रहा है। अगर जल्दी फास्ट होगा, ज्यादा अमाउंट में होगा तो करंट भी ज्यादा पास करेगा, सीधा सा बात है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ आयंस भी देखना होगा। सॉल्यूशन के अंदर में नंबर ऑफ आयंस अगर कम होगा तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी अच्छा कंडक्ट नहीं करेगा। अगर मान लो सॉल्यूशन के अंदर में इलेक्ट्रोलाइट के आयंस अगर ज्यादा होंगे तो हम ये बात बोल सकते हैं वो वहां पर सॉल्यूशन का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी वो ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं हमने माइकल फैराडे ने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट को भी डिफाइन किया। इलेक्ट्रोलाइट ये भी तो हो सकता है कि एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस कम दे, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस ज्यादा दे। तो जो आयंस ज्यादा देता है या 100% डिसोसिएट हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, जितने भी मोल्स ले रहे हो, मान लो मैंने 1 मोल लिया, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर होता है 6.023 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स होता है। मतलब अगर आप 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स ले रहे हो, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रहे हो, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स पूरे डिसोसिएट हो जा रहे हैं, किसमें, आयंस में। तो सारा 1 मोल का सारा मोल अगर डिसोसिएट हो जाएगा, 100% अगर डिसोसिएट हो जाएगा तो हमको नंबर ऑफ आयंस भी तो ज्यादा मिलेंगे। अगर नंबर ऑफ आयंस अगर ज्यादा मिलते हैं तो सीधा बात है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा और लेगा, सॉल्यूशन में बहुत फास्ट करेगा, जिसकी वजह से करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा से जनरेट करेगा, या हम ऐसे बोल दें इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करेगा। बोलो क्लियर है। और अगर नंबर ऑफ आयंस अगर बहुत ही कम होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेना देना भी क्या होगा, कम होगा। जब इलेक्ट्रॉन लेना देना अगर कम होगा तो सीधा सा बात है वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं करेगा। तो मतलब क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिसोल्यूशन, जब आप उसको डाल ले पानी में, इन द वाटर आर आयोनाइज्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली, पूरा के पूरे मोल्स आपके टूट जाएंगे, ठीक है, आयंस के फॉर्म में। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसका डिसोल्यूशन वाटर में अगर आप करते हो तो क्या होगा, वो पार्शियली आयनाइज्ड होगा। पार्शियली का मतलब क्या है, 100% डिसोसिएशन नहीं होगा। तो चलो एक काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं, जितने सारे आयनिक
कंपाउंड होते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, वाटर में अच्छा सॉल्युबल होता है, वो क्या करते हैं, अच्छे से सॉल्युबल होते हैं, वो पूरे टोटली आयंस में क्या होता है, टूट जाते हैं। तो जितने भी सॉलिड अगर आयनिक कंपाउंड में, जैसे मान लो NaCl है ना, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, NaCl है, KCl है, KBr है, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। तो ये क्या करते हैं, KNO3 है ना, NaOH, ठीक है, और यहाँ KOH। तो ये सारे क्या है, मेटल नॉन मेटल के बीच में जो तुम देख रहे हो, चाहे वो मेरे पास आयनिक कंपाउंड हो, वो 100% क्या होते हैं, वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है। एग्जाम में आपसे पूछेगा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का नाम बता दो, तो आप क्या बोलोगे, कोई भी इनमें से एक एग्जाम्पल लिख सकते हो जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। मगर मेटल और मेरा नाइट्रेट है या पोटेशियम नाइट्रेट है, ये पोटेशियम नाइट्रेट भी मेरा सॉल्ट है, तो जनरली ये भी सॉल्ट आपका क्या है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये 100% टूट जाते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं ये आपका आयनिक है तो चलो ठीक है, मगर आपके पास पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, पोलर का मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर में क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर तो पाया जाता है, उसको बोलते हैं पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। अगर वो वैसा है तो डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तब आपका डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। अभी आप पढ़ाएंगे आप अल्फा क्या होता है, ठीक है ना। तो डिपेंड्स करता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर, तो हमने वहां पर डिफाइन किया है। अब इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा। बच्चे सोचते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहां पर यूज करें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जनरली हम लोग यूज करते हैं पोलर कोवैलेंट कंपाउंड यूज करते हैं, और आयनिक कंपाउंड के लिए तो यूज करते ही नहीं है। बस अल्फा का वैल्यू वहां क्या होता है, पूरा 100% डिसोसिएट हो जाता है, अल्फा का वैल्यू क्या होता है 1। अगर 1 नहीं पता है तो चलो अभी बात करते हैं व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में मैं आपको बता दूं क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉलिड पार्टिकल डिसोसिएटेड इन 1 मोल ऑफ सॉलिड पार्टिकल टेकन, ठीक है, ठीक है। मतलब अगर आप किसी भी सॉलिड पार्टिकल का 1 मोल लेते हो, 1 मोल में से सारा मोल अगर वो क्या टूट जाए तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। अगर 1 मोल में अगर कम टूट रहा है तो उसको बोलते हैं वीक। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये डिफाइन करता है कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, राइट। तो अगर कम टूट रहा है तो वीक बोल देंगे। तो ये डिफरेंसेस बोलता है 1 मोल में से कितने मोल टूट रहे हैं, वो कहलाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका ज्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका कम होगा तो वीक, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, डिफिनेशंस क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉलिड पार्टिकल डिसोसिएटेड इन 1 मोल ऑफ द सॉलिड टेकन। 1 मोल अगर आप लेते हो, 1 मोल में से कितना मोल टूट रहा है वो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है। बोलो क्लियर है, क्लियर यहां तक। तो अगर हम फार्मूला लिखेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, अल्फा से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं इसको फार्मूला लिखूंगा, अल्फा का फार्मूला लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉलिड डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन, ठीक है। ये ध्यान रखना अल्फा का वैल्यू होता है। अल्फा का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉलिड डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉलिड पार्टिकल, कितना डिसोसिएट करा, कितने आपने टोटल लिया, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अगर मान लो कोई आप जैसे कोई ए बी लेते हो, ठीक है, ए बी इन जनरल में बात कर रहा हूँ, ए बी का मैंने लिया 5 मोल लिया, 5 मोल मैंने ले लिया। 5 मोल में कितना टूट रहा है, अगर मैं बात करूँ 5 मोल में कितना टूट रहा है, तो 5 मोल में 1 मोल उसका टूट रहा है AB के फॉर्म में। तो 5 मोल में से जैसे मान लो मैं, ठीक है, ये मैं A प्लस और B माइनस, ठीक है, मैंने लिया कितना स्टार्टिंग में 5 मोल्स। अब 5 मोल्स में से इसको तो ये तो डिसोसिएट किया ही नहीं होगा एट इनिशियल में, टाइम t=0 में। अब मैंने देखा कि AB का 1 मोल 5 मोल में से 1 मोल टूट गया है, तो 5 मोल में से 1 मोल टूट गया तो बचा कितना, 5 - 1 कितना 4 मोल बचा एट टाइम t=t में। कितना हुआ, अगर इसका 1 मोल है तो कितना, 1 मोल A प्लस बनेगा, 1 मोल B माइनस बनेगा। तो इसका 1 मोल टूटा है, डिसोसिएट किया है, तो कितना मोल बनाएगा इसका भी तो 1 मोल बनेगा, 1 मोल बनेगा, और ये भी क्या बनेगा 1 मोल बनेगा, राइट। तो अब एक बात बता, हम उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं, तो तुम क्या बोलोगे, सर 5 मोल मैंने लिया था, 5 मोल ऑफ अगर AB मैंने लिया था,
तो उसमें से एक मोल क्या हुआ था, टूट गया था, एक मोल क्या हुआ था, डिसोसिएट किया था, डिसोसिएटेड। ठीक है, तो बताओ एक मोल में अगर एक मोल लेंगे तो कितना डिसोसिएट करेगा, अगर एक मोल अगर ए बी लेंगे तो कितना डिसोसिएट किया होगा उसमें से, 5 मोल में से एक मोल टूट रहा है, तो एक मोल लोगे तो कितना टूटेगा, अगर आप एक मोल ए बी लोगे तो कितना टूटेगा, तो 1 × 1 डिवाइड बाई 5, तो कितना होगा 1/5 मोल्स, 1/5 मोल्स क्या होगा, डिसोसिएट करेगा। तो एक मोल में से 1/5 मोल्स क्या होगा आपका, डिसोसिएट करा। 1/5 का मतलब कितना हो गया, बोलो 1/5 का मतलब हो गया कितना, 5 को डिवाइड करो 0. देखो अगर 5 को मैं डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 0.2, ठीक है ना। तो 5 को मैं अगर डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 0.2 होगा। तो 0.2 मोल्स अगर देख रहे हो तो क्या हो रहा है, डिसोसिएट कर रहा है। एक मोल में से 0.2 मोल वो A+ और B- आयन में क्या हो रहा है, डिसोसिएट कर रहा है। राइट, क्लियर है। तो अब तुम एक चीज ध्यान रखो, यहां पर इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट हो रहा है, एक मोल में कितना, तो एक मोल में 0.2। अब तुम ऐसे भी फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, अल्फा का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉलिड डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉलिड डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉलिड डिसोसिएटेड। तो नंबर ऑफ मोल कितना डिसोसिएट कर रहा है, 5 मोल मैंने लिया था, 5 मोल में से क्या हो रहा है, एक मोल डिसोसिएट हो जा रहा है इसका, तो बचा कितना, 5 - 1 कितना होगा, 4, नजर आ ही रहा है। तो एक मोल मैंने एक मोल डिसोसिएट कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना लिया था, टोटल नंबर ऑफ 5 लिया था, 1/5 इज कॉल्ड 0. कितना होगा 2 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो कभी भी आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है तो मतलब आप हमेशा ध्यान रखना एक मोल में कितना मोल टूटा हुआ है। तो एक मोल में जितना मोल टूटता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। राइट, क्लियर यहां तक। जैसे मैंने बताया यहां पर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, 0.2। 0.2 से ये पता चला कि एक मोल मैंने लिया था, एक मोल में से 0.2 मोल आपका डिसोसिएट हुआ A+ और B- आयन में, और बाकी का 0.8 मोल जो है वो अनडिसोसिएट फॉर्म में है, जो कि डिसोसिएट नहीं किया, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब बताओ अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं, अगर मैं पीछे जाऊं, अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेके जा रहा हूं, जितना मोल मैंने लिया उतना मोल टूट गया, तो फॉर्मूला क्या था, बताओ फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ डिसोसिएट। मान लो मैंने एक मोल लिया, एक मोल का सारा मोल टूट गया, तो डिसोसिएट कितना हुआ, 1 मोल। टोटल मैंने कितने लिया था, एक ही मोल, तो 1 मोल कितना आएगा, 1। तो हमेशा ध्यान रखना फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का वैल्यू कितना आता है, अल्फा का वैल्यू हमेशा 1 आता है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 कहने का मतलब क्या है, वो एक से ज्यादा नहीं होता, हमेशा कितना आएगा, 1 होगा। तो मैक्सिमम जो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि 100% डिसोसिएट हो रहा है। तो एक मोल में जितना मोल डिसोसिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मगर एक मोल में से सारा एक मोल टूट जाएगा तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि वो कंप्लीटली टूट गया है। तो अल्फा का वैल्यू 1 आ गया तो समझ जाना वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और अल्फा का वैल्यू अगर 1 से कम आया, अल्फा का वैल्यू अगर 1 से कम आया और 0 से ज्यादा आएगा, ठीक है, तो ये आपका आएगा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा। किसके लिए होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा। ठीक है ना, 0 अल्फा का वैल्यू 0 का मतलब क्या हो गया, ये तो 0 मतलब टूटा ही नहीं। अल्फा का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो ब्रेक ही नहीं किया, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, है ना। वीक का तो बात ही नहीं है। थोड़ा सा अगर पार्शियली टूट रहा है तो क्या अल्फा का वैल्यू 0 से तो कुछ ना कुछ ज्यादा होगा ही, तो 0 से थोड़ा सा अगर ज्यादा ही होगा, 1 से अगर कम होगा तो वो किसके रेंज के अंदर में आएगा, वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का हमेशा 0 से 1 के बीच में रेंज आएगा। 1 नहीं हो सकता, अगर 1 हो जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट एक मोल में से कितने मोल टूट रहा है, हो सकता है कि एक मोल में से 0.5 मोल्स टूट रहा है, 0.7 मोल टूट रहा है, 0.3 मोल्स टूट रहा है, 0.2 मोल्स टूट रहा है। राइट, क्लियर है कि नहीं। तो एक मोल में जितने मोल्स टूटते हैं उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि डिफाइन होता है हम लोग का पोलर कोवैलेंट कंपाउंड के लिए। आयनिक के लिए यूज होता है, आयनिक के लिए तो अल्फा का वैल्यू तो 1 ही आता है, क्योंकि 100% डिसोसिएट होता है। बोलो क्लियर है, क्लियर है। बाबू बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्लियर है। तो अब आपको ये क्वेश्चन उठता होगा, सर आप अब की बात बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या आ सकता है, एसिड भी आ सकता है, बेस भी आ सकता है, सॉल्ट भी आ सकता है। राइट, तो कहीं ना कहीं हम ये बात बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। अब हम स्ट्रॉन्ग एसिड बात करें, क्योंकि एसिड भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। अब एसिड तो वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर कैटेगरी मैंने डिवाइड किया कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। अब बताओ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बेस भी हो सकता है,
एसिड भी हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे मान लो मैंने HBr ले लिया, HBr भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वो 100% क्या करता है, डिसोसिएट हो जाता है। HCl ये सब स्ट्रॉन्ग है, HI, HNO3, HClO4, ठीक है, परक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में आता है। और बेस में क्या क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे हाइड्रोक्साइड जो तुम देख रहे हो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बिहेव करता है। और वीक की तरफ आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ वीक एसिड इलेक्ट्रोलाइट बताओ, वीक एसिड बताओ। तो वीक एसिड में कौन कौन सा होगा, एसिटिक एसिड इज द वीक एसिड, ठीक है। मेरे पास कार्बोनिक एसिड इज द वीक एसिड। तीसरा बात करेंगे मैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड भी एक तरह वीक एसिड है आपका, ठीक है ना। और HCN हाइड्रोजन साइनाइड जो तुम देख रहे हो, हाइड्रोसाइनिक एसिड भी आपका क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है। HF भी कैसा है, हाइड्रोफोबिक एसिड है ना, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी है, ये भी आपका वीक होता है। H3PO4 फास्फोरिक एसिड, ये भी कैसा आपका वीक एसिड। ये सारे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि एसिड के फॉर्म में है। और बाकी वीक बेस में कौन सा, अमोनिया NH3, ये क्या आपका वीक है, ठीक है। डाइइथाइलएमीन ये भी आपका वीक है, मिथाइलएमीन ये भी है, सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी सब वीक है। तो आपसे अगर कोई भी अब इलेक्ट्रोलाइट में एसिड चाहे बेस अगर पूछ दे, बताओ एक स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस का नाम क्या है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब आपको पता ही हो गया, एक ऐसा एसिड जो 100% आयोनाइज हो जाए, डिसोसिएट हो जाए अपने आयंस में, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। बेस का मतलब क्या है, जो OH- 100%, एक ऐसा बेस जो क्या OH- भी दे, पूरे आयंस में ब्रेक कर जाए, राइट। तो कहीं ना कहीं ये बेसिक और एसिड का अभी पूरा कंसेप्ट आने वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को पूरा समझाऊंगा कि एसिड एंड बेस किसको बोलते हैं, राइट। तो एसिड एंड बेस को मैं पूरे तरीके से डिफाइन करूंगा। बहुत सारे एसिड है, आर्सेनिक एसिड है, लिविस एसिड है, ब्रोंशिड एसिड है, बस में ना। तो इसलिए मैं यहाँ पर एसिड बेस का यहाँ कंक्लूजन नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको बस दे रहा हूँ कि एसिड तो आपको पता ही, बेस तो पढ़े हो, क्लास 10 में 9 में पढ़े हो एसिड बेस क्या होता है। सेकेंड लेक्चर में मैं आपको डिफाइन करूंगा एसिड कितने टाइप के, कौन कौन टाइप के एसिड होते हैं, मैं आपको डिफाइन करूंगा। तो ये कुछ एग्जांपल थे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करें। और अगर इस चैनल पर अगर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट है, मान लो किसी वीडियो लेक्चर में या किसी टॉपिक पर अगर आपको डाउट नजर आ रहा है तो ध्यान रखना है, आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो कि व्हाट्सएप है 8981194074, मैं फिर से बोल दे रहा हूं 8981194074, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने डाउट को जरूर इस व्हाट्सएप पर क्या करें, सेंड करें, मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 2, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ओके चलिए बाय।